नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो कुछ हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत कई अहम चीज़ों का जिक्र किया है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में, यानी महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो परिसीमन का बिल लाया गया, डिलिमिटेशन का बिल लाया गया, और उसमें जो सरकार की मंशा थी उसको वो एक दिन पहले सदन के अंदर भी उजागर कर चुकी थी। पर जिस तरीके से इस हार के बाद सरकार की बौखलाहट है, सरकार जो ब्लैक डे की बात कर रही है, और साथ में सरकार ये भी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब वो इसको लेकर के पूरे देश में रैलियां निकालेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। इन सब के क्रम में प्रियंका गांधी ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई सारी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की है, और कई सारे जो सवाल उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत छोटा सा अंश सुनवाता हूँ दर्शकों को, और फिर मैं आपके पास आता हूँ सवाल लेकर के। सुनाइए जरा प्रियंका क्या कह रही थी। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। सर, ये जो महिलाओं का मसीहा बनने की कोशिश थी उसकी पोल तो प्रियंका ने खोली है, लेकिन ये जो इतिहास बताने लग गई है, क्या ये इतिहास बता करके उन्होंने जख्मों पर मिर्च रगड़ने का काम नहीं कर दिया प्रियंका गांधी ने? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जैसा आपने इंट्रो में कहा, सवाल पे बाद में होगा, कि वास्तव में काला दिन था भाई, इसमें कोई शक नहीं। मोदी शाह के, भाजपा के, आरएसएस के जो मंसूबे थे उनके लिए वास्तव में ये काला दिन था। महिला आरक्षण का आवरण पहना करके जो वो खेल करना चाह रहे थे, वो तो डिलिमिटेशन का खेल था। पूरे का पूरा देश देख रहा था। पूरे देश ने देखा असम के अंदर इन्होंने क्या किया डिलिमिटेशन के नाम पर, कश्मीर के अंदर क्या क्या किया। तो इनके मंसूबे आज से नहीं राम प्रकाश जी, ये ध्यान रखिएगा, ये 100 साल से यही मंसूबे पाल के चल रहे हैं। और मंसूबों का एक क्रोनोलॉजी देखिएगा। पहले धर्म के नाम पर बांटना शुरू किया, एक वर्टिकल डिवीजन कर दिया, 2014 में खेल कर लिया। उसके बाद स्टेट की जब बात आती, तो स्टेट के अंदर क्या करते हैं, जाति के आधार पर हर एक स्टेट के अंदर जिस स्टेट के अंदर जो डोमिनेंट कास्ट है उसके खिलाफ बाकी सारों को कर लो। हरियाणा में आपने जाट बनाम नॉन जाट देखा, महाराष्ट्र में मराठा बनाम नॉन मराठा देखा, राजस्थान में देखा आपने, कोई स्टेट चले जाइए। और अब जब 3 बार इनका सारा का सारा जो भी, चाहे राजीव अग्रवाल की मेहरबानी हो, चाहे ज्ञानेश गुप्ता की मेहरबानी हो, उसके साथ साथ अब एक नया खेल करने के चक्कर में थे। एसआईआर तो कर ही दिया। आपने देख लिया जिस तरीके से एक एक स्टेट के अंदर लाखों करोड़ों वोट काट दिए गए और कोई वाली वारिस नहीं है। माई लॉर्ड्स का भी रुख देख लिया आपने। माई लॉर्ड्स का तो कमाल इस पूरे देश ने देखा इस बार। अब क्या था कि अब ये जो जो आपने क्या नाम है, एक जो चीज बची थी, इनकी सुविधा के हिसाब से डिलिमिटेशन और हो जाए और संख्या इस तरीके से तय कर ले कि साउथ वाले कुछ भी करते रहे, इनकी सत्ता कायम रहे फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो ये कहीं ना कहीं हंगरी बनाना चाह रहे थे। उस कार्यक्रम को विपक्ष ने बहुत समय रहते ताड़ दिया, और इस बात के लिए वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं वो, कि इन्होंने इसके षड्यंत्र को और साजिश को समझते हुए एकजुटता दिखाई। वरना आमतौर पे आपको पता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग जिस तरीके से और बाकी सारे खेल करके विपक्ष की आर्म ट्विस्टिंग पिछले 12 साल से लगातार हो रही है। ठीक, उस सारी स्थिति को विपक्ष ने बांटते हुए कमाल देखिए, खेल देखिए और शर्मनिरपेक्षता देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला रहे हो आप, हाउस शुरू होने से 12 से 16 घंटे पहले उसको पब्लिक कर रहे हो। कमाल कीजिए, कमाल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का क्या मतलब था, हर एक सांसद उसको ध्यान से पढ़े, उसमें जो भी कुछ कर रहा है, किस समय ला रहे हो, हर चीज महत्वपूर्ण है, टाइमिंग, बंगाल का इलेक्शन। और अब क्या है, अब आपकी बात पे आता हूं कि काला दिन, पूरे देश में रैलियां वास्तव में निकालना चाहिए, और स्यापा रैली रखो, उनका नाम भाजपा का स्यापा। और अगर ये ना निकाल पाए तो वो काम कांग्रेस पार्टी को और सारे विपक्ष को करना चाहिए। इसको लोकतंत्र विजय दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि लोकतंत्र को जो बचाया इन्होंने सारों ने मिलकर के, वो एक बहुत बड़ी बात थी। सरकार का मिस एडवेंचर देखिए, इसको दुस्साहस कहते हैं राम प्रकाश जी। क्या दुस्साहस था कि चुनाव चल रहा है, सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं, उसके बावजूद इसको लेकर के आए। उनके आत्मविश्वास के पीछे खेल क्या था? आत्मविश्वास के पीछे खेल यह था कि विपक्ष हमारे ट्रैप के अंदर फंस जाएगा,
महिला आरक्षण के बिल पर उनको हम ब्लैकमेल करेंगे, वरना सारे देश में प्रचारित करेंगे कि ये सारे के सारे महिला विरोधी हैं, महिला आदिवादी है। तो प्रोपेगेंडा तंत्र इनके पास है, मीडिया सारा इनके पास है। उसने क्या किया उस पर आखिरी सेगमेंट में बात कर लेंगे। लेकिन जो ओवरऑल परिस्थिति आप देखिए, जो सदन के अंदर जो भाषण देखे, प्रियंका गांधी ने केवल 3 लाइन बोली है, 3 जो आपने दिखाई। क्या कहा? देश की महिलाओं ने उन्नाव देखा, हाथरस देखा, महिला खिलाड़ियों को देखा, मणिपुर की महिलाओं को देखा। क्या ये कंप्लीट चाल चरित्र चेहरा नहीं है 12 साल का? बिल्किस बानो के जो भी थे एक्यूज्ड, उनका स्वागत किसने किया था? अगर मैं गिनवाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी हम दोनों को, और कोई काम नहीं बचेगा। ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। और जब ये सदन के अंदर खड़े होकर के बहन बेटियों पत्नी की बात करते हैं, तो इनके जो आका है सुप्रीम बॉस, उनसे भी कोई पूछ लेता कि उन्होंने कितना सम्मान किया। सम्मान ये किया, कल मैंने देखा कि 1968 में, जो एज पर गूगल 68 में शादी हुई और 2014 में पहली बार स्वीकार किया। 68 से 2026 कितने साल हो गए? 58, सॉरी 2014, तो 26 और 14, 40 साल बाद ये स्वीकार किया कि हाँ मैं मैरिड हूं। वो भी क्यों स्वीकार करना पड़ा? क्योंकि चुनाव आयोग ने एक रूल बढ़ा दिया कि जो आपका नॉमिनेशन फॉर्म होगा, अगर उसमें कोई गलती मिली अमुक अमुक खानों में, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। उससे पहले गुजरात में जितने चुनाव लड़े, कहीं पे देखिए वो खाना खाली छोड़ रखा है, किसी ने दान दे दिया। ऐसे लोग जब महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं, पूरे आरएसएस में कितनी महिलाएं देखी आपने आज तक? है कोई कार्यकारिणी से लेकर कहीं भी? ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। और लाल किले पे उस संघ का प्रचार करते हैं ये राम प्रकाश जी, ये मोदी, ये अमित शाह, ये छोड़ दीजिए, ये सारा खेल वहां से संचालित है। क्यों? क्योंकि Z+ सिक्योरिटियां मिलने लगी, चार्टर से चलने लगे, कोई खाता नहीं, कोई बही नहीं, पूरे देश पे जिस तरीके से कब्जा चीजों पे हो रहा है, वो सारी चीजों को लंबे समय तक कायम रखने का जो खेल था, उसको कल विपक्ष ने पकड़ लिया और उसको नेस्तनाबूद कर दिया। इसके लिए सारा विपक्ष साधुवाद का पात्र है। सर, संसद की कार्रवाई पर आएंगे, लेकिन उसके पहले जो प्रियंका गांधी ने एक बात और कही, जिस तरीके से कि ये पूरा संघीय ढांचे पर ही ये हमले की बात उन्होंने कही है। वो एक छोटा सा अंश और है, वो भी सुनवाता हूँ, फिर आ जाता हूं मैं, जरा सुनवाइएगा। वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। प्रियंका गांधी जिस चीज का जिक्र कर रही हैं, विपक्ष का जिक्र कर रही हैं, संविधान और ये सारी चीजों का जिक्र कर रही हैं, विपक्ष की एकता के इस मामले को अगर हम देखें तो सर, अब जो भाजपा कह रही है, जिस तरीके से पूरे देश में ये नैरेटिव फैलाया गया और इस नैरेटिव को से अब जो है पूरे विपक्ष को लड़ना है, तो क्या एक बहुत छोटा सा एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, क्या विपक्ष जिस तरीके से पिछले कुछ समय से बिखरा है, इस मुद्दे पर एक रह पाएगा? सदन के बाहर, सदन के अंदर तो एक रह गया, बाहर रह पाएगा? राम प्रकाश जी, इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। अगर विपक्ष में किसी को भी रेलेवेंट रहना है, किसी को भी रेलेवेंट रहना है, तो आपके पास केवल और केवल हंगरी फॉर्मूला है। और हंगरी फॉर्मूला में क्या हुआ कि यही स्थिति कर दी गई थी वहां पर। उन सब ने सब कुछ छोड़ते हुए एक व्यक्ति को अपना लीडर बना करके, और सारा जो उसको बनाना रिपब्लिक बनाया गया था, सारा जिस तरीके से उलट पुलट करके, जो कभी सोचा भी नहीं था, उस सत्ता को पलट दिया। जो कुछ हंगरी में हुआ उसकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए और भारत के अंदर क्रोनोलॉजी देख लीजिए 2014 ऑनवर्ड्स। अगर 19-21 का भी फर्क मिले तो मुझे बता दीजिए। पहला काम क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करो। वो हिंदुस्तान में पूरा हो चुका था बिल्कुल कायदे से पहले ही टर्म के अंदर। जांच एजेंसियों में सीबीआई डायरेक्टर के रातों रात दिल्ली पुलिस छापामारी, कभी सुना आपने? सीबीआई क्या दिल्ली पुलिस छापामारी, और डायरेक्टर आउट कर दिए गए। ठीक, मीडिया का जो हाल किया गया, जांच एजेंसियों का जो हाल किया गया, और अब माफ कीजिएगा जो न्यायपालिका की जिस परिस्थिति के अंदर न्यायपालिका पहुंच गई, 99% लोगों को आप कह सकते हैं उस कैटेगरी के अंदर। तो ये सारा होने के बाद एक चीज बची थी कि जो ये सत्ता काबिज की जाती है डेटा मैनिपुलेशन के जरिए, उसमें एक कफन में आखिरी कील और ठोक दीजिए। वो क्या था कि डिलिमिटेशन अपने हिसाब से कर दीजिए पूरे देश का, और उसके बाद ना कोई वाली वारिस रहेगा ना कुछ रहेगा।
जिसकी दो दो चार चार सीटें देनी है वो दे देंगे विपक्ष के नाम पर छुट्टी। पिछली बार कह रहे थे ना 543 में से 400 सीट हमें दे दीजिए, संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने के पीछे ये मंशा है, इसको समझिएगा। तो कुल मिलाकर के पूरे देश को, जो दुनिया का हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हम कहते हैं, दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उसे दुनिया के सबसे बड़े बनाना रिपब्लिक में बदलने का ये षड्यंत्र जो कल पर्दाफाश हुआ है। और एक बात मत भूलिएगा, 1947 से लेकर के आज 2026 है, आज तक केवल किसी भी सरकार के कुल मिला के इतिहास में 6 बिल गिरे हैं और कल छठा बिल गिरा है। यानी कि 5 बिल इससे पहले गिरे थे और छठा बिल अब गिरा है। ये मोदी सरकार की अचीवमेंट में गिना जाएगा। इनके मनसूबे क्या थे, इनके इरादे क्या थे, वो राहुल गांधी के भाषण को जिस तरीके से रोका गया। आप कल्पना कीजिएगा, राहुल गांधी क्या कह रहे थे, अपनी दादी का जिक्र किया ऐतिहासिक संदर्भ में, क्या कोई नहीं कर सकता क्या? एक नंबर 2, जादूगर का जिक्र करके स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव फ्रीडम पूरे देश में होती है। आपका भाषण देने का अपना अंदाज है, मेरा अपना है। बहुत बार हम एनेक्डोट्स यूज करते हैं अपनी बातचीत में, सब चीज सब लोग करते हैं। जादूगर का 11 बार जादूगर वो था, संवैधानिक था। जैसे ही पता लगा कि जादूगर मोदी पे आके टिकेगा, 12वीं बार स्पीकर साहब केवल जादूगर पे अटक के रहेंगे, बात पूरी नहीं कर देगी। याद होगा, आपने देखा होगा पूरे का पूरा सीन। जादूगर के ऊपर ऐसी आपत्ति, जादूगर असंसिद्ध शब्द है क्या? फिर श्रीमान रिजिजू जी खड़े होकर जादूगर शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। राहुल गांधी के हर शब्द के ऊपर आपत्ति। क्या कहा राहुल गांधी ने कि साहब आपने अमेरिका से कंप्रोमाइज होकर के और ट्रेड डील में ये कर दिया। उसने कहा कि इसका आप जिक्र नहीं कर सकते। लीडर ऑफ अपोजिशन ट्रेड डील का जिक्र नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? मोदी जी का ढोल लेकर के आ जाए, वहां बजाना शुरू कर दे। ये लोकतंत्र बनाने की इनकी मंशा। उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, हर मुद्दे के ऊपर कुछ नहीं बोलने दिया गया। जादूगर तो असंसदीय है। और राहुल गांधी के तत्काल बाद किसको खड़ा किया गया, आप सोचिएगा, निशिकांत दुबे को। और वो क्या कह रहा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, दिखाइएगा दर्शकों को, शर्मनाक बात है। कहा कि सीताराम केसरी की धोती खोल करके और इंदिरा गांधी, अपने सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। ये संसदीय है, संसदीय है, इसको याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। तो संसदीय क्या है और क्या नहीं है, ये संगीत तय करेंगे अब, जिनकी चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश देख रखा है। और जो प्रियंका गांधी ने जिसको एक्सपोज किया कि इनकी हर चीज जो इस तरीके से सामने आ रही है, जो मधु किश्वार कह रही है, उस पर IT सेल चुप क्यों है, उसमें भाजपा चुप क्यों है? उसमें से अगर 5% किसी विपक्ष के नेता ने कहा होता, उसका क्या हाल करते हैं? मधु किश्वार का तो अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ अभी तक। सुब्रमण्यम स्वामी 12 साल से क्या कह रहे हैं, जब वो राहुल गांधी के बारे में कहते हैं तो सारी IT सेल उनकी सेवाएं लेती है, पूरी भाजपा उन सवालों को उठाती है, उन मुकदमों को शिद्दत से लड़ा जाता है। और जब वो इनके बारे में कहते हैं तो बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा हो जाता है। ये है वो चीज, महिलाओं के प्रति इनका रुख। ये महिला आरक्षण देंगे है, पहले संघ में दे लो जाओ। भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में सरकार है, आपको पता है कितने राज्यों में मुख्यमंत्री है? आधे राज्य में। आधा राज्य कौन सा? दिल्ली, जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक। और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो चुनी गई, वो कितने बढ़िया, सारे सुबह से शाम तक उस चयन के ऊपर को लेकर के जिस तरह का ज्ञान वो देती है, अपने क्या नाम है, प्रदूषण को नापने के लिए थर्मामीटर और दुनिया भर की चीजें, बहुत ज्ञानी महिला है। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि महिला आरक्षण के नाम पर जो ये करना चाह रहे थे, क्या उस षड्यंत्र और साजिश को पूरे देश को बताया जाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? विपक्ष के पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता इनके जो मंसूबे हैं उनको एक्सपोज करने का। देखिए राम प्रकाश जी, 2019 का चुनाव किस बात में लड़ रहे थे? आपको राजस्थान वाला भाषण याद है कि क्या देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स का पहला वोट मुझे पुलवामा के शहीदों के नाम मिल सकता है? मुझे देश का एक नेता बता दीजिए जिसने आज तक ऐसा भाषण दिया हो, शहीदों के नाम पर वोट। उसको शोकोज नोटिस भी नहीं हुआ, शोकोज नोटिस भी प्रधानमंत्री। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद की उस पर, 2014 का चुनाव अच्छे दिनों के नाम पर, अब 2024 का चुनाव इस सारे का घालमेल करके। और असली चुनाव था या चयन था, वो प्रभाकला जी बता देते हैं, वित्त मंत्री जी के हस्बैंड रोज बताते हैं। 160 से ऊपर सीटें नहीं आनी थी, ये 240 कैसे हुई? और कल्पना कीजिए अगर ये डिलिमिटेशन करा पाते ये महिला आरक्षण की आड़ के अंदर, फिर इस देश की स्थिति क्या हो रही थी? फिर वो होना था जो शब्द मैंने आपको बताया, हम दुनिया के सबसे बड़े बनाना रिपब्लिक होते, जिसमें RSS तय करता कि कौन उनका मोहरा होगा, डे इन एंड डे आउट, सेंटर के अंदर भी स्टेट के अंदर भी। ये जो SIR की प्रक्रिया है, इसको छोटा मत मानिएगा आप। SIR के बाद भी इनका दिल मांगे मोहर है,
हरियाणा में इनका नाम लेने वाला नहीं था, आपको भी पता है इस बात का। किस तरीके से तीसरी बार सरकार बना ली। महाराष्ट्र के अंदर क्या किया, 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव क्या था, विधानसभा में क्या हो गए, इतने वोट कहां से आए। मध्य प्रदेश का आपने देखा, वहां से भी मन नहीं भरा, SIR कराया, बिहार कब्जा आया, नीतीश कुमार के नाम पर सरकार बनाई, अब सम्राट चौधरी, कितने दिन हुए हैं। ये पूरे देश को RSS का जो खेल है उसको समझना पड़ेगा हमें, कि हम सारे के सारे मोदी और शाह करते रहते हैं, इनके पीछे असली चीजें वो कुछ और है, जो नागपुर में बैठी हुई ताकतें हैं, जो तमाम साथी कहते हैं कि उनके साथ ये हो गया वो हो गया, भागवती करें, कभी कुछ नहीं करेंगे। दे आर ऑल हैंड इन ग्लव, गुरु चेले की स्थिति है, कभी मतभेद हो ही नहीं सकते। जो 100 साल से सपना पाल रहे थे इस देश को वर्टिकली डिवाइड करने का, उस पे काम कर रहे हैं अगले, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। सर, सदन में जिस तरीके का झूठ परोसा गया, जिस तरीके के ड्रामे सदन में हुए, क्या अब वही ड्रामे हम बाहर सड़क पर भी देखेंगे? जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, हमने मीडिया को देखा कि मीडिया ने किस तरीके से इस पूरे जो है विशेष सत्र को कवर किया है, क्या क्या हेडलाइंस आज अखबारों में दी गई हैं, क्या मान लिया जाए कि वही माहौल सड़क पे भी बनेगा अब? राम प्रकाश जी, बिल गिरते ही संसद के बाहर देखते ना आप, संसद परिसर के अंदर, चैम्बर से बाहर निकलते ही महिलाओं ने क्या किया भाजपा की, बताइए। संसद परिसर के अंदर तो सच बोल लो, संसद के अंदर झूठ बोलते हो, संसद परिसर के अंदर झूठ बोलते हो, अब पूरे देश के अंदर झूठ फैलाने चल पड़े। इनकी सियासत क्या है, झूठ, भय और भ्रम, तीसरी चौथी चीज और कोई आप बता दीजिए मुझे। विभाजन भी भय और भ्रम का कॉकटेल है, ये ध्यान रखिएगा। राम प्रकाश जी आएंगे, मेरा ये छीन ले जाएंगे, मैं आऊंगा आपका ये छीन ले जाऊंगा, उस सारे में, और बचाएगा कौन, मोदी। 12 साल से देश में सत्ता है भाई साहब, ठीक। अगर देश में मुसलमान तो 20 करोड़ है, 115 को 120 कौन है, और उसके बाद हिंदू हृदय सम्राट सत्ता में है, और हिंदू फिर भी खतरे में है। तो ऐसे हिंदुओं क्या करना चाहिए सुबह से शाम तक, इसके अलावा कोई प्रोपेगेंडा हो तो बता दीजिए। तो ये इन्होंने, इनका ठेका इसी बात का है पूरी दुनिया के अंदर कि ये गदर फैलाना है इन्होंने। और पाकिस्तान पाकिस्तान राम जपते थे, आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए डिप्लोमेटिकली, वो कहां खड़े हैं वर्ल्ड में, और आप कहां खड़े हो वो देख लीजिए एक बार। जो पाकिस्तान, चाइना का नाम तो मुंह से निकलता नहीं, आपको पता है ना, वो मूवी बना रहे थे अभी डोकलाम को लेकर के, जो मूवी बन रही थी, सारी मूवी की नाम बदल दिया, फिल्म बैटल ऑफ गैलवन मूवी बन रही थी, उसमें से चीन का नाम हटाने के लिए बता दिया, चाइना का जिक्र करने का नाम हटा दिया, फिल्म का नाम बदलवा दिया, और 40% शूटिंग दोबारा हो गई। ऐसे राष्ट्रवादी ही ये, चाइना का नाम नहीं ले सकते। और जो अभी जो आपने देखी थी फिल्म धुरंधर, उसमें उसका अगर इतिहास उठाएंगे, जो उन्होंने की है कल्पना, वो सारे 65 से लेकर कब गए, किसके कार्यकाल में हुआ था वो, और उसको किसका दिखाया जा रहा है। इतिहास में इनके कितने आजादी के आंदोलन में कितने स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई पूछने वाला है क्या। ये बेहतरीन मौका है पूरे देश के सामने इनकी हर चीज को पोल खोलने का, इनका काउंटर करने का। जब ये महिलाओं की बात करें तो ये बेहतरीन मौका है कि इनको बुरे तरीके से एक्सपोज करो, और देश आज वास्तव में तैयार है। एक्सपोज कैसे करेंगे सर? मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो हेडलाइंस दी हैं, वो हेडलाइंस तो एक्सपोज करने वाली नहीं है, वो हेडलाइंस तो सीधे सीधे विपक्ष पर सवाल उठाती हैं, और उन हेडलाइंस ने तो वही कहा है जो सरकार कह रही है। नहीं नहीं, सरकार से भी आगे जाकर के, राम प्रकाश जी, सरकार कह रही है उससे आगे जाकर के। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक एक सारे के सारे दिखाइएगा। देश का सबसे विश्वसनीय अखबार, हेडिंग है नारी ना 3.D, आरक्षण 2029 से तो नहीं मिलेगा, क्या समझे। उसके बाद डेक्कन हेराल्ड कहता है बिल ऑन वुमेन्स कोटा डिफीटेड इन लोकसभा, बताइए। अगला कहता है ट्रिब्यून, ट्रस्ट का अखबार, नो रिजर्वेशन बिल फेल्स टेस्ट। दैनिक जागरण, जागरण से तो उम्मीद की जाती है, विपक्ष के अड़ंगे से गिरा महिला आरक्षण संबंधी बिल। अरे भले लोगों, आरक्षण तो 2023 में पारित हो लिया, दे दो, देते क्यों नहीं हो। और सबसे दुख मुझे हुआ जनसत्ता को देख करके, एक्सप्रेस का अभी आऊंगा, जनसत्ता ने क्या कहा, महिला आरक्षण विधेयक गिरा। महिला आरक्षण विधेयक तो पास हो चुका है। नवभारत टाइम्स क्या कहता है, नवभारत टाइम्स कहता है महिला कोटे से जुड़ा संविधान बिल गिरा। सोचिए अब आप। और इंडियन एक्सप्रेस ने जो किया उसकी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस को तो कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। कहता है, इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है फ्रंट पेज, ऑपोजिशन स्टैंड्स वुमेन्स बिल फॉल्स। किसी ने डिलिमिटेशन का नाम लिया, खेल किसका था, डिलिमिटेशन का। खबर क्या छापी जा रही है, अपने वुमेन्स बिल, इसके पीछे का मन समझ लीजिए। ये सारे शीर्षक कहां से आए राम प्रकाश जी, ये व्हाट्सएप से आए। साउथ ब्लॉक में एक आपके मित्र बैठते हैं,
और उसके बाद जितने ये संपादक थे, चाहे वो ट्रस्ट का अखबार है, चाहे वो एक्सप्रेस है, चाहे कोई अखबार है, सबके सबने यूके चिपका दिए बिना दिमाग लगाए हुए। ये इस देश की वो सच्चाई। चैनलों का तो आपको हाल पता ही है, जिस तरीके से 3 दिन से विलाप चल रहा है वहां पर, पहले बिल्डअप के लिए, उसके बाद कल से पूरे देश में विपक्ष को डिमीन करने का इससे बड़ा कभी प्रोजेक्ट आपने देखा नहीं होगा। और इसका खेल को समझिए क्या है, ये टाइमिंग बतानी बड़ी जरूरी है कि टाइम पे तो लाया गया। बाकी चुनाव हो चुके, तमिलनाडु में पल्ले कुछ है नहीं, असली खेल है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में जो इन्होंने करना था वो एसआईआर के जरिए ऑलरेडी कर चुके हैं। वोटर लिस्टों में कितने वोट काटे गए, कहां कहां बेचारों ने धक्के खाए, कोई पूछने वाला नहीं। अब इनका खेल क्या है कि ये माहौल बनाएंगे कि जो वो वेस्ट बंगाल का जो खेल इन्होंने किया है सत्ता कब्जाने के लिए, उसमें ये कहेंगे कि पूरी ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण का विरोध किया, इसलिए महिलाओं ने उसको सबक सिखा दिया, एंड दैट्स ऑल। और कारण भी समझिएगा उसका। आपने बिहार में चुनाव देखा, एसआईआर के बावजूद 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए ना, उसका उसका बताया कि उसका परिणाम है। यहां पर 10,000 रुपए नहीं दे सकते थे क्योंकि डबल इंजन सरकार नहीं, ये ममता बनर्जी की सरकार है। तो वहां पर उसकी आड़ में ये लाया गया और अब पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा। आपको पता है ममता बनर्जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है महिलाएं, ठीक। और उसके बावजूद भी महिलाओं को उसके खिलाफ दिखा करके अपनी जीत बताई जाएगी, मोदी का डंका। ये है पूरा षड्यंत्र इसका। अब इसमें ममता बनर्जी यहां से कितनी सावधान होकर के अपने वोट बैंक को बचे, क्योंकि देखिए जब इतने बड़े पैमाने पर वोट काट दी गई तो कोई भी क्या करेगा। ये इलेक्शन थोड़ी है, ये तो सिलेक्शन है, कैंडिडेट का सिलेक्शन, वोटर का सिलेक्शन, सब कुछ तो सरकार करने लगी चुनाव आयोग की मेहरबानी से। तो इसके अलावा आपको क्या देख रहा था, इसलिए मैंने कहा कल देश को बचाने का बहुत बड़ा काम हुआ है, देश के संविधान को बचाने का, देश के जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है उसको बचाने का कल बहुत बड़ा काम हुआ है। और पूरे विपक्ष ने इनके षड्यंत्र को समझा, उसको नेस्तनाबूद किया। और इनका मिसएडवेंचर केवल देखिए कि 2/3 मेजोरिटी के आसपास ना होने के बावजूद भी संविधान संशोधन बिल लेकर के आएगी। इसको केवल दुस्साहस कहेंगे, बाकी काम प्रोपेगेंडा मशीनरी कर रही है, आपके डॉगी मीडिया कर रहा है। पोमेरियंस आपने सारे हेडलाइन दिखा दिए, इसके बाद कहने और सुनने कुछ बचता नहीं है। केवल एक अखबार का हेडिंग है राम प्रकाश जी, केवल एक अखबार का, द हिंदू का, जिसके हेडिंग को आप ठीक कह सकते हैं। बाकी सारे के सारे ने जो खेल किया है वो सबके सामने है। और हिंदू का हेडिंग भी दिखा दीजिए। सर एक चीज, महिला आरक्षण चाहिए देश में, महिलाओं को, जो सदन में महिलाएं बैठी हैं या जो राजनीतिक महिलाएं जो किसी भी पार्टी से संबंधित रही हो, वो भाजपा एनडीए के तमाम घटक दल, जिस तरीके से वो विलाप कर रही हैं, कोई कहीं झंडा जला रहा है, कोई कहीं जो है वो ब्लेम कर रहा है। हमने यूपी के अंदर देखा, वो अपर्णा यादव जैसे लोग जो है वो भाजपा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जला रहे थे। ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं। अब तमाम लोग जो जिस तरीके से विलाप कर रहे हैं, सर ये सब क्या, जो जिनका जिक्र प्रियंका गांधी ने किया था, जो ओलंपियंस प्रधानमंत्री के घर के बहुत करीब बैठी थी, वो महिलाएं ही थी ना। हाथरस में जो कांड हुआ वो महिलाएं थी ना, बीएचयू में जो कांड हुआ वो महिलाएं ही थी ना। देश में तमाम ऐसी घटनाएं महिलाएं थी ना। वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहा गया था, आतंकवादी की बहन कहा गया था। कर्नल सोफिया कुरैशी मुसलमान, वो महिला ही है ना। तब ये कहाँ थे? क्या ये सारी आवाजें उस समय बुलंद हुई थी कि हम महिला हैं और हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, आप महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते हैं, सरकार किसी की भी हो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए? क्या ये आवाजें उस समय भी बुलंद हुई थी क्या? अंकिता भंडारी भूल गए आप, उत्तराखंड में सिरसा का डेरे वाले केस भूल ऐसे गया बहुत सारे हैं, आप। फिर वही बात आ जाएगी, गिनाने लग जाएंगे तो हम लोग फिर यही गिनाते रह जाएंगे। शाम शाम तक यही रह जाएगा। तो सवाल केवल क्या है कि महिला आरक्षण से कोई वास्ता नहीं है, महिलाओं के कल्याण से कोई वास्ता नहीं है, महिलाओं के दुख दर्द से, महिलाओं की पीड़ा से, महिलाओं के संघर्ष से कोई वास्ता नहीं है। वास्ता है वोट से, और वोट भी भ्रम फैला के लेनी है। जब 2023 में संसद के अंदर राहुल गांधी ने लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर अपने सोनिया गांधी ने क्या कहा था कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए, जो महिला आरक्षण विधेयक, क्यों नहीं लागू किया? पोस्ट डेटेड चेक भी नहीं, अनडेटेड चेक पारित किया मोदी जी ने। इस देश के इतिहास में पहला कानून है जिसके लागू होने की तारीख आज भी नहीं पता, वो तो बता दीजिए। तो इनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, केवल माहौल बढ़ाओ, वोट जुगाड़ो, बाकी काम पोमेरियन करेंगे, सुबह से शाम तक आपका ढोल पीटेंगे और बाकी काम वो कर देंगे सारे का सारा। जो प्रचार तंत्र है उसको जिस तरीके से कैप्चर किया गया, ये जो हेडलाइन है, मुझे बताइए इसमें किसी भी अखबार में आप सोच सकते हैं कोई संपादक है भी क्या? मैं इसलिए संपादक कहता हूं उनको, जो आया वो चिपका दिया।
तो ये जो स्थिति की है ना मीडिया की, ये कोई वैसे नहीं की है, ये एक बहुत लार्जर डिजाइन है। जो अमित शाह कहते हैं ना कि इस तरफ तुम कभी नहीं आओगे, तो वो अमित शाह नहीं बोल रहे, वो खेल बोल रहा है जो पहले राजीव अग्रवाल ने किया, आज ज्ञानेश गुप्ता ने किया। और जिस दिन से राजीव अग्रवाल रिटायर हुआ है, आपने कभी देखा उसको कहीं, कहीं उसकी झलक भी देखी हो आज तक? यही हाल ज्ञानेश गुप्ता का होगा, और यही हाल जितनों को लगाना चाह रहे उसका होगा। क्या खेल था? डिलिमिटेशन कमीशन बना दो, ज्ञानेश गुप्ता जैसे किसी नमूने को बिठा दो वहां पे, बाकी कंप्रोमाइज होने के लिए सब तैयार है, जो मर्जी है लिख के भेज देना, वो पास कर देंगे चिट्ठी। यही करने का प्लान था ना, इसीलिए ज्यादा पीड़ा हुई। कल चेहरे देखे थे, क्या इनको पता नहीं था कि ये होने वाला है? क्यों डिलिमिटेशन को उसकी महिला आरक्षण की आड़ में लेकर के आ रहे थे? इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना पड़ेगा। बहुत सारे दर्शक साथी कहेंगे कि ये मुद्दा तो कल का था, हम इसको आज क्यों लेकर के आए? कल लेट तक संसद चली थी, और साथियों को पूरा पर्सपेक्टिव देना हमारी ड्यूटी है, इसलिए फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे हमने इस पर चर्चा करना उचित समझा। बिल्कुल। अब चर्चा हो रही है, नैरेटिव चर्चा दोनों तरफ से हो रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। सरकार जो जो नैरेटिव इस बिल को लाने के 3 दिन पहले से बना रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, वो नैरेटिव अभी भी चल रहा है। कल शाम को भी मैंने ऐसी बहसें सुनी, आज भी मैं वो सारे सीन देख रहा हूं, और अभी आज शाम को भी उस पर चर्चाएं होंगी। शायद अभी 1-2-3 दिन इन सब चीजों पर खींचा जाएगा, क्योंकि 23 तारीख को पश्चिम बंगाल में पहले फेज का इलेक्शन होना है। तो आपकी मजबूरी है कि आपको 2-3-4 दिन हर हाल में टीवी मीडिया में स्क्रीन पर इन चीजों को चमकाना पड़ेगा कि कैसे विपक्ष ने महिलाओं के साथ जो है वो धोखा किया, कैसे महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, कैसे पूरा विपक्ष महिला विरोधी है। लेकिन सरकार का जो महिला प्रेम है, वो जब महिलाओं को समझ में आ जाएगा, जिन महिलाओं को, और जिन महिलाओं को समझ में आता है, वास्तव में उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, और इसका असर शायद पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में भी दिखे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।